आ गया था इसके। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अब तो हवाओं ने भी अपना रुख दिखा दिया बच्चों। आग तो मेरे सीने में लगी है, आपके सीने में कब? तो बिल्कुल आग लगा लीजिए बच्चों। इधर आग लग चुकी है। रवि सर बिल्कुल तैयार हैं भाई। और आप कब तैयार हो रहे हैं वो मुझे बताएं आप, ठीक है? आज बच्चों जैसा कि टॉपिक्स आपको पता होगा कि हम लोग 18th सेंचुरी न्यू ऑटोनॉमस स्टेट इन 18th सेंचुरी, उसको पढ़ाने के पहले मैं आपको ना कुछ बातें बताऊंगा। तो टॉपिक्स सबसे पहले आप उसे देख लें और फिर इसके बाद हम लोग बच्चा आगे चलेंगे, ठीक है? तो फटाफट बिल्कुल आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए और सभी को अपने साथ जोड़ लीजिए। जो इस समय हमारे देश के होनहार सो रहे हैं या जो अभी आग लगाना जिनको बाकी है या जिन्होंने अभी तक महसूस भी नहीं किया है कि कुछ इस देश में हो रहा है, समझ रहे हैं, उनको बिल्कुल आप जगाइए भाई। और दिल खोल के जगाइए, आप दिल खोल करके उनको अपने सामने लाइए और सभी को अपने जोड़ करके अपना इस समय महत्वपूर्ण समय, और कहिए कि ये बहुत ही गोल्डन आवर्स चल रहा है भाई। अगर चूक गए तो मत चूको चौहान, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल बच्चों मत चूको चौहान। इस समय कोई इस समय अगर चूक गया तो फिर बहुत बाद में पछताएगा, समझ रहे हैं? तो चूकने की ज़रूरत नहीं है, इस समय आपको जुड़ने की और ज़रूरत है और बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको चलने की ज़रूरत है बच्चा। और एमकेसी के यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ उसके एमकेसी के ऐप से भी आप जुड़ें और अपने आप को बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाएं आप, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सफलता हासिल करनी भाई। तो आज देखिए जो हम लोगों का चैप्टर है वो न्यू ऑटोनॉमस स्टेट है। उसको बच्चे हम शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे। दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा है। क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इंटर किए हैं भाई। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स है वो 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी जो है हमारा, जो न्यू ऑटोनॉमस स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दरअसल बच्चा हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे बंगाल के बारे में कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीता है भाई। तो बंगाल विक्ट्री देखा जाएगा अंग्रेज़ों का। हम पंजाब में देखेंगे कि पंजाब को कैसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया है। फिर हम लोग देखेंगे उधर मैसूर को कैसे जीत लिया अंग्रेज़ों ने, उसको देखा जाएगा। प्लस ऐसे ही हम लोग हैदराबाद को देखेंगे कि हैदराबाद का कौन फाउंडर था। अवध को कैसे यहाँ पे और हैदराबाद कैसे अंग्रेज़ों के पास आया बच्चा, उसको भी देखेंगे हम लोग। अवध देखेंगे। तो छोटे छोटे ये सब पार्ट होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बंगाल विजय, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको आज कवर करें और कल ये टॉपिक्स आपका हम समाप्त करना चाहेंगे। तो बिल्कुल आज आप तन मन धन से जुड़े रहें और बिल्कुल इस टॉपिक्स को समझिए और फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे और देखेंगे, परखेंगे अपनी जांच कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है ना? तो कहाँ पे है तब देखा जाएगा। तो बिल्कुल हो जाए तैयार आप लोग, अपने दोस्तों यारों सबको जोड़ लो भाई। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अनुराग तिवारी का कहना है, बिल्कुल सही बच्चा। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी यही चाहते थे कि हम लोग इस तरह से उठें जागें और तब तक नहीं रुकें जब तक हम अपना लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा होता है बच्चा। ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है और ना तो एक छोटी मोटी विल पावर की, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। यहाँ बहुत ही छोटी मोटी ज़रूरतें, मतलब क्या है ना, जैसे कि आपकी जीवन में बहुत सी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं। कभी लगता है आज थोड़ा सा मैं सो लूँ, कभी लगता है आज चाय मैं पी लूँ एक, समझ रहे हैं? या चलो अभी थोड़ी देर बाद लाइव हो जाते हैं, या फिर चलो बाद में देख लिया जाएगा। बच्चा जो ये सब करता है ना, वो समझ लो फिर ठीक नहीं कर रहा है, वो अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है, समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ न करें और बिल्कुल एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। यूट्यूब हो, एमकेसी ऐप हो, आप जुड़ जाएं और लगातार अपनी तैयारी आप जारी रखें। ना आप थके हैं, पाँव ना हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे किसी का भी हो, इस खेल में अब मेरी बारी है। क्या बात है! आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखा है भाई, बहुत अच्छी लाइन लिखी
लिखा है। और नो डाउट इसमें इस लाइन में उनकी इच्छाएं झलक रही हैं कि वो क्या चाहती हैं और क्या सबको एक मैसेज इनके माध्यम से सबको एक मैसेज जा रहा है कि भाई हम लोगों को थकना नहीं है, रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं बच्चों यही देखता हूँ, सफलता में मैं यही देखता हूँ ना कि हम लोग इतना ढेर सारा हम लोगों के पास ऑप्शन हो जाता है ना कि हम लोग भाग जाते हैं। ऑप्शन का मतलब ये होता है ना कि जैसे सिर्फ एमकेसी तो चल ही रहा है भाई, एमकेसी का यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है, एमकेसी का अपना ऐप भी है चल रहा है, लेकिन मैं ये देखता हूँ ना बच्चा कि आज के समय में यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन सच बात है, ये बिल्कुल सही है। आपको भी कन्फ्यूजन होता होगा, लगता होगा कि यार मैं यूट्यूब वाले चैनल से एमकेसी वाले से जुड़ जाऊं या फिर कोई और से जुड़ जाऊं, मेरी समझ में नहीं आता है। 2 दिन मैं यहाँ पढ़ता हूँ, 2 दिन वहाँ पढ़ता हूँ। होता है बच्चों, सबके साथ होता है। प्रॉब्लम आती है कि यार ये वाला चैनल अच्छा है, ये वाला चैनल। अब पूछे तो किससे पूछें? अब अगर एमकेसी में पढ़ाने वाले अगर सर से हम पूछते हैं तो सर तो कहा भाई करेंगे भाई एमकेसी से जुड़ जाओ, क्योंकि वो तो, या फिर किसी और चैनल वाले से वो तो कहेंगे ही। तो सवाल है बच्चा ना कि इसमें एनालिसिस का और कॉन्सेप्ट बेस और चीज़ों को रेगुलर क्या, देखो मैं हम लोगों का यही एक यहाँ पे, और ये अच्छी बात है आपके लिए, अच्छी बात है कि हम लोग सिस्टमेटिक टाइप से उस टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं कि उन टॉपिक्स किसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं, जो आपकी क्वेरी हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। और बिल्कुल आप भी आ गए, सभी का स्वागत है। आज तो स्वागत तो बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से है, लेकिन एक जो समस्या आपके सामने आती है ना, उस समस्या का मैं आज सलूशन आपको आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूं कि आप स्वयं उसका सलूशन लें और इस बात को समझते हुए, तो वही समझ आपको मैं बता रहा हूं कि समझ क्या है वो आप समझें। बच्चा चैनल तो बहुत है, नो डाउट इसमें, और हम लोगों को खुद ऑलरेडी जो है इस बात को मैं खुद महसूस करता हूँ कि आज के समय में देखता हूँ मैं कि 2 घंटे में हिस्ट्री मैराथन पूरा लो, पूरा हिस्ट्री पूरा, ज्योग्राफी पूरा, पॉलिटी पूरा। समझ बच्चा, इतना पॉसिबल होता ना, इतना पॉसिबल होता तो ये समझ लो 2 घंटे अगर मैं कहूँ हिस्ट्री पूरा, 2 घंटे में रीजनिंग पूरा, 2 घंटे में मैथ अरिथमेटिक पूरा, बच्चा कितना हुआ टोटल 6 घंटा। चलो ज्योग्राफी भी ले देते, 2 घंटा ज्योग्राफी पूरा, 2 घंटा पॉलिटी पूरा, समझ रहे आप, 2 घंटा चलो करंट अफेयर पूरा, समझ रहे आप। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया यहाँ पे 12 आवर्स, चलो हम कह देते 15 आवर्स टोटल। तो यानी 15 आवर्स में इसका मतलब हम लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, हम लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। आप सोचें इस बात को, खुद सोचें आप कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, नो डाउट परफेक्ट चीज़ें क्या होती हैं बच्चा ना, हाँ सिलेक्शन यहाँ से नहीं मिलता है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, उसमें अगर हम 5 क्वेश्चन को टच कर लें तो सिलेक्शन का दावा क्या यहाँ से हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। जानते हो क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है ना, कंपटीशन इतना हाई, इसमें वो बाजी मार रहा है जो 7 और 8 करने की हैसियत रखता है। मैं तो एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज टाइप का, मतलब 10 में 5 क्वेश्चन तो हर जगह फंस जाते हैं, नो डाउट, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या ना बच्चा, 7 और 8 जब तक नहीं होगा ना तब तक कुछ होना नहीं है। और इसके लिए हमें तन मन धन से हर दिन हमें मेहनत करनी होगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेहनत के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उनसे हमें लगातार अपने आप को बना के रखना पड़ेगा। और ये इतना आसान भी नहीं है कि आप हमेशा, भाई प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि आज ही सपोज करो बुखार हो गया। बच्चों मैं आपके सामने आया, अभी कल की ही बात है, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फीवर काफ़ी था, आज भी फीवर अभी है, बट एक ही मैंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा और मैंने दवा भी खाई, पैरासीटामोल लिया, और उसके बावजूद भी मैं आपके सामने कल रहा और पूरे जोश बना करके ही रहा। तो होता है चीज़ें, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो इसमें ये चीज़ हमें समझना है, हमें उस चीज़ को मेहनत करना है। देखो पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ाई तो हम लोग करेंगे ही, बट एक ही ना चीज़ें क्या, इस बात को भी हमें समझ के चलना है कि अपने आप को लगातार बना के रखना है, अपने आप को लगातार अपने से मेहनत करवाना है। इस चीज़ को अपने आप में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक्स चलेंगे। टॉपिक्स 18th सेंचुरी है हम लोगों का, और 18th सेंचुरी में कैसे बंगाल की विजय होती है थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे बंगाल का विजय किया। देखो बच्चे, बंगाल की विजय के पहले हम आपको एक बात अगर ये बताएं कि अंग्रेज़ भारत में जब हमारे देश में आते हैं, कल आपने देखा कि 1608 में अंग्रेज़ों की एंट्री उधर होती है, और कैप्टन हॉकिंस वगैरह, टॉमस रो वगैरह,
ये सब आ जाते हैं। और आने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया। तो देखो, इनको मद्रास वाले क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र मिल गया, इनको बॉम्बे वाला क्षेत्र मिल गया। बॉम्बे वाला ये क्षेत्र जो आज का गुजरात, महाराष्ट्र, जिसको आपने 1960 में बनाया था ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी ना, वो वाला क्षेत्र इनको मिल गया, और वो भी दहेज के रूप में मिल गया, कल आपने देखा। इधर इनको ना बंगाल का क्षेत्र मिल गया। बंगाल का मतलब ये होता है ना बच्चा, बंगाल जो पहले हम लोग बंगाल जो बोलते थे उसमें दरअसल ये सब क्षेत्र आते थे। आज का जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल में शामिल होता था। आज का जो आपका ये बिहार हो गया, ये बंगाल में शामिल होता था। आपका जो वेस्ट बंगाल हो गया, ममता बनर्जी वाला भाई, वो वाला भी क्षेत्र आपका, वो भी इसमें शामिल हो गया। बांग्लादेश हो गया, वह भी शामिल हो गया। ऐसे ही आपका, आप सोचिए, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सब आपके, झारखंड वगैरह, ये सब आपके समझ लो बंगाल पूरा मिला करके ना बंगाल बोला जाता था। इतना बड़ा क्षेत्र, समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा क्षेत्र ये वाला बंगाल के नाम से बोला जाता था। तो बंगाल में कैसे अंग्रेजों ने उसको विजय किया, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं ना। तो देखो, बंगाल में अंग्रेजों ने एक युद्ध किया था, प्लासी का युद्ध। क्या किया था? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी जो बैटल था, इस बैटल के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। तो यह बैटल हुआ था बच्चा, कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। और जब यह बैटल हुआ था तो दो लोग इसमें लड़े थे, और दो लोगों में एक तरफ थे सिराजुद्दौला जी, और एक तरफ सिराजुद्दौला हो गए, और एक तरफ हो गए अंग्रेज। और अंग्रेज में भी कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। यहीं से भारत में अंग्रेजों की समझ लो सत्ता एक तरीके से मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने युद्ध के माध्यम से जो है ये क्षेत्र जीत लिया हमारा। और इस तरीके से उन्होंने जब क्षेत्र को जीत लिया तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत में अंग्रेज, जैसे कि ये वाला क्षेत्र तो एक तरीके से ये तो दहेज में मिल गया था बॉम्बे वाला, और मद्रास समझ लो उनको ऐसे मिल गया था, राजा वजह से कर्नाटका में जो थे, ठीक ना, उनसे मिल गया चंद्रगिरी के। और पता चला कि बाद में उनको जीता उदा भी है, तो कब्जा भी जमाया था। लेकिन बंगाल बच्चों, इन लोगों ने क्या हुआ ना, बंगाल को इन लोगों ने सिराजुद्दौला को हरा करके पाया है, समझ रहे हैं आप। और आगे एक बक्सर युद्ध भी होगा और भी मजबूत हो गए। एक्चुअली में बंगाल के नवाबों की अगर हम कहानी थोड़ा आपको बताएं, अब यहाँ पे हम कम बैक करेंगे अभी, ठीक, प्लासी वार में फिर से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा से हम बैकग्राउंड समझते हैं। देखो बच्चा, अगर हम लोग बंगाल में ध्यान दें तो बंगाल में आप समझ लें, इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चनों को देखा जाएगा ना। तो बंगाल में क्या होता है कि बंगाल 18वीं शताब्दी में एक वहाँ पे मुर्शीद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था, ये एक्चुअली में जो मुग़ल लोग थे उनकी सत्ता मानने से एक तरीके से इनकार करने लगा, और फिर ठीक है, बहुत से गिफ्ट वगैरह, जो तमाम टैक्स वगैरह जो हम समझते हैं, वो सब चीज़ें दी जा रही थी, बट की एक तरीके से मानने से इनकार करने लगा। तो हम लोग कहते हैं बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक, ऐसे पूछ लेता है, नवाब कहता है बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब जो है कौन था। तो ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक ना, डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं। तो यही था, समझ रहे, मुर्शीद कुली खां। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कहानी की, मुर्शीद कुली खां से। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब था ऑफ बंगाल का, ठीक ना। तो जब ये गद्दी पर बैठता है ना, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी लोग आते हैं, और भी लोग आते हैं, ऐसे सुजाउद्दौला, सरफराज, सभी सब आते जाते हैं बच्चा। तो आते जाते तो एक आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है? अलीवर्दी खां आता है, अलीवर्दी खां। और जब बच्चा अलीवर्दी खां आता है तो जानते हो, इसने एक बार ना, इसके 3 बेटियां थीं, इसकी 3 बेटियां थीं, इसी के एक बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। तो इसी के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? सिराजुद्दौला बैठेगा, सिराजुद्दौला इसके बाद गद्दी पर बैठेगा, वहाँ पे बंगाल का नवाब बनेगा। तो होता क्या है कि दरअसल एक बार इसने इस सिराजुद्दौला को एक बात समझा रहा था, कह रहा था अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज हैं उनका कंपेयर इसने बी से कर दिया। किससे कर दिया? बी से कंपेयर कर दिया। किसका कंपेयर कर दिया? बी से, अंग्रेज का, यानी कि ब्रिटिश का। किसका कर दिया बच्चों? ब्रिटिश का। यानी ब्रिटिश क्या है? वो बी है। ब्रिटिश क्या है भाई? बी है। बी मतलब मधुमक्खी। ब्रिटिश क्या है भाई? बी है। तो बी से कंपेयर कर दिया ब्रिटिश को, अलीवर्दी खां ने कर दिया। इसको समझाते हुए कहा कि ऐसा है ना, ये लोग बड़े खतरनाक आदमी हैं, अगर इनको छेड़ दिए ना
तो फिर ठीक नहीं है। मतलब कहा कि देखो अगर इनको छेड़ दिया ना तो ठीक नहीं है, ये लोग तुमको ना जैसे मधुमक्खियाँ होती है ना वैसे नोच नोच के खा जाएंगे ना। गजब। अब सही में अंग्रेज बड़े दुष्ट थे, समझिए अंग्रेज कितने बड़े वाले थे। और ये इतने बड़े वाले थे कि जो है इन लोगों ने सच में भारत को कैसे लूटा है। अभी थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें, आगे आपको दिखा रहे हैं कि देखो कैसे गजब भारत को इन लोगों ने जीता। युद्ध कोई जीतने का क्या तरीका होता है, देखो इन लोगों का तरीका देखिए। तो जब अलीवर्दी खां की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने मधुमक्खी से तुलना किया था, तो अलीवर्दी खां ने किया था। बाकी और आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपको जैसे बता रहे हैं ना वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिराजुद्दौला के समय में बच्चा क्या हुआ ना कि एक घटना होती है और वो घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से फेमस हो गई। इसी के टाइम में एक घटना होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। वैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी जो था, ब्लैक होल ट्रेजेडी ये आप जानते हैं कि ये तो ट्रेजेडी जो था बच्चा एक सूर्य वाला जो होता है ना ब्लैक होल, वो वाला हम नहीं बात कर रहे हैं। इसका भी नाम पड़ गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। और ध्यान देना यहीं पर, तो यह घटना पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है किसके समय हुआ था, तो सिराजुद्दौला के समय हुआ था। तो सिराजुद्दौला के जब समय हुआ था ना, एक्चुअली में सिराजुद्दौला के समय ये फिर आपकी बात है 57 में। कब की बात है बच्चा? 1757, इस समय की बात है। तो एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया था। कितने लोगों को? 146 लोगों को, मतलब 146 लोगों को बंद कर दिया। उसमें से कहा जाता है कि 23 लोग सिर्फ बच पाए थे, बाकी और मर गए, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का दम घुट गया। समझ रहे हैं? दम घुट गया, तो अंग्रेज़ों का दम घुट गया। तो इस बात में जो 23 लोग थे उन्हीं में एक था हालवेल, उसका नाम था हालवेल। और हालवेल जो था बच्चा, इसी ने इस बात को बताया ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कि सिराजुद्दौला ने हम लोगों को मार डाला है। लेकिन आपको ना बताएं एक बात कि ये लोग झूठा आरोप लगा रहे थे। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और अगर किसी से झगड़ा करना हो तो पता चला कि साइकिल को थोड़ा सा इसे कर दी, देखिए हो जाएगा झगड़ा अभी तुरंत, समझ रहे ना? वैसे ही कुछ अंग्रेज भी कर रहे हैं। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? सिराजुद्दौला को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। तो ये सब आरोप लग गए बच्चा। तो होता क्या है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफ़र थे, कौन थे भाई? मीर जाफ़र, उनका नाम था मीर जाफ़र। तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफ़र साहब, उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मिला लिया, उनको अंग्रेज़ों ने अपने फेवर में कर लिया। ये कौन थे? ये कमांडर इन चीफ थे, यानी सेनापति थे मीर जाफ़र साहब। किसके भाई? सिराजुद्दौला के। तो सिराजुद्दौला को बुला लिया जाता ग्राउंड में कि आइए एक बार दिखा देते हैं अपनी औकात हम। तो सिराजुद्दौला के चलो ठीक है दिखा लेते हैं औकात। लेकिन अंदर क्लाइव ने, उस समय आपके देश में क्लाइव था, तो क्लाइव ने अंदर क्या कर दिया बच्चा? अंदर मीर जाफ़र को मिला लिया, साथ ही और लोगों को भी मिला लिया। समझ रहे हैं? यानी बंगाल में बहुत बड़े बड़े जो सेठ लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनको भी मिला लिया क्लाइव ने। देखो क्लाइव को कितनी चालाकी से सेनापति को ही मिला लिया, समझ रहे हैं? अपने फेवर में कर लिया। और बदले में जैसे कहा राजा बनोगे मीर जाफ़र कहा हाँ राजा बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नवाब अगर बन जाएंगे तो सिंपल से बात, सेनापति से बढ़िया वाला पोस्ट मिलने जा रहा है ना। जैसे आज के समय कोई कहे पीएम बनेंगे तो इतना सुनते मान तो फिर सोचो क्या हो जाएगा, मुंह में लड्डू फूटा, समझ रहे? जो होता है ना वही हो जाएगा, तो मुंह में फूट जाएगा भाई। तो ये मीर जाफ़र खुशी के मारा उछलने लगा। तो क्लाइव ने कहा क्या दोगे? तो ये हुआ भाई जो 24 परगना ये सब है उनके यहाँ पर्टिकुलर प्लेस बंगाल में, और कहा जो चाहेंगे साहब सब मिलेगा, समझ रहे हैं? सब आपको मिलेगा। तो सब आपको साहब मिलेगा। तो मीर जाफ़र ने कहा, बस इसने कहा क्लाइव ने इनसे कि बस कुछ करना नहीं है तुमको, हम जब प्लासी के मैदान में हम लोग मिलेंगे ना तो उस समय आप युद्ध मत करिएगा, आप बस शांति से धैर्य रखिए थोड़ा, समझ रहे? हमारे फेवर में बात करिए, तो बस इतना से करना है। मीर जाफ़र कहा ये तो मेरे लिए आसान है। तो क्लाइव जो है बुला लिया प्लासी के मैदान में। इसीलिए बच्चा प्लासी के युद्ध को जानते हो क्या
बोला जाता है? प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला जाता है ना, तो सिराजुद्दौला समझ लो गला काटने के लिए इन लोगों ने बुलाया था। समझ गला बेचारा तो जान गया, भाग गया वहाँ से, बाद में हालांकि मारा जाएगा, बटीकी वहाँ से भाग गया। तो इसीलिए प्लासी के बैटल को हम लोग बोलते हैं ऑन पेपर बैटल। समझ रहे हैं? ऑन पेपर बैटल मतलब पेपर पर लड़ा गया युद्ध। और इससे बच्चे बोलते हैं कि ऑन ग्राउंड बैटल। समझ रहे हैं? मतलब ऑन नॉन ग्राउंड बैटल मतलब कि एक तरीके से ना बच्चा कि जो युद्ध हुआ है वो नॉन ग्राउंड बैटल, मतलब वो नॉन ग्राउंड बैटल कि वो ग्राउंड में ये लोग गए ही नहीं और पहले ही युद्ध को जीत लिया। तो इस तरीके से ना प्लासी का बैटल ऐसे ऐसे लोग नाम से बुलाते हैं, कहते हैं यार ये तो चालाकी से जीत लिया इन लोगों ने। तो ये बात तो वही है 1757 में क्लाइव ने समझ लो इनको अपने फेवर में कर लिया और भी लोगों किया था। इसके बाद सिराजुद्दौला साहब को हरा दिया। तो प्लासी का बैटल बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में छाप देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कभी पीछे मत रहना, तुम लोग भी छाप देना भाई। बोलो कोई भाई क्या बोलना है? आ सकते हो एमकेसी में? कौन पूछ रहा है? अमित पूछ रहे हैं कैसी पढ़ाई होती है और फीस क्या होगी, ये देखो पूछ रहे हैं। सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बच्चा बिल्कुल हाँ एकदम आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपके पास बहुत सारा टाइम है डिफेंस के लिए। बिल्कुल आकांक्षा देखो ये बात कर रही हैं। बिल्कुल एमकेसी से जो जुड़ना चाहते हैं बच्चा वो एमकेसी के व्हाट्सअप नंबर पे ना जुड़ सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कोई कन्फ्यूजन या कोई जानकारी वगैरह है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पे ना जुड़ जाना चाहिए। देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, दिख रहा है नीचे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना। तो व्हाट्सअप नंबर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी बातें कर सकते हैं। चलें पूछने उछने वाली बातें। फिलहाल प्लासी के बैटल में बच्चा, तो प्लासी के बैटल में यही चीज़ हुआ कि यहाँ पे सिराजुद्दौला साहब हार गए। सोचो क्लाइव ने हरा दिया, इस तरह चालाकी, क्या गजब की चालाकी। और वैसे भारती जो है ना, इसीलिए कहा जाता है भारती। आज भी देखो झगड़ा लगवाना हो तो क्या करिए आप झगड़ा दो लोगों में लगवाना, बस उससे कह दीजिए अरे यार वो तुमको ऐसे कह रहा था, बस देखिए अगले दिन तुरंत हो जाएगी। और उन दोनों में बिना पूछे कन्फर्मेशन तो होना ही नहीं है, समझ रहे हैं। और कन्फर्मेशन नहीं होना है, बस लड़ाई तुरंत शुरू। ये साहब की आपके भारतीयों में कुछ लोगों की क्वालिटी है। फिर भी हम लोग बहुत सुधर गए भाई, नहीं तो फिर आप ऐसे ही बच्चों आगे पढ़ते रहेंगे तो हम आपको बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ। उसमें यही चीज़ हुआ था ना, हंसराज का नाम का एक व्यक्ति आया, उसने पहुंचा दिया था खबर ढेर सारी चीज़ों का कि जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हैं, बस हो गई शुरुआत। अंग्रेज भी वैसे ना थे दुष्ट भाई, मारने के ऊपर एकदम उतारू थे, कब भारतीयों को पाए मौका और कब, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है वो लोग करते ही थे, मौका बस उनको चाहिए। इसीलिए बच्चा मीर जाफ़र को ना हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, क्लाइव का मतलब जयकॉल ऑफ क्लाइव, मतलब क्लाइव का गीदड़, समझ रहे, क्लाइव का गीदड़ इसको बोला जाता है मीर जाफ़र को। और सिराजुद्दौला के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा, ऑलरेडी आप खुद समझ गए होंगे कि यही बैठेगा, मीर जाफ़र यही नवाब बनेगा। ये प्रश्न आपसे कितनी बार पूछा गया है कि सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बना था बंगाल का, समझ रहे, तो वो बना था आपका यही मीर जाफ़र साहब। और ये क्लाइव के गीदड़ कहलाते हैं, ठीक ना, एकदम पेटेंट। और इसको क्या कहते हैं, इसका लोग कहते हैं ना कि ये तो स्वर्ग में जैसे उत्पन्न हुआ है, समझ रहे हैं, जहाँ पे हाथ डालता है सोना बन जाता है, जिस ईंट को छू लेता है सोना बन जाता है, ऐसा क्लाइव है, समझे। तो क्लाइव के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। चलो भाई, इसके बाद ना एक युद्ध और वहाँ पे हम लोग देखेंगे, बक्सर का युद्ध। अगर ये बक्सर वार देखे बच्चा, तो बक्सर वार, ये बक्सर बैटल, तो बच्चा ये बक्सर जो बैटल था आपका, ये वाले बैटल में देखो कौन कौन लड़ा। अब आपको थोड़ी सी कहानी बता देते फिर इसको युद्ध को बताते हैं। हालांकि यह युद्ध हुआ है कब भाई, ये युद्ध हुआ है 1764, देख रहे हैं ना, इस समय हुआ 1764 में बैटल हुआ है। तो बैटल भी किसके बीच में हुआ उसको भी बता दें, तब इसके बाद हम आपको कुछ कहानी समझाते हैं। चलो बैटल देखो, एक तरफ इसको भी आप देख लो, देखो एक तरफ है मीर कासिम है, मीर कासिम, और इसके बाद बच्चा एक तरफ है अवध के नवाब, उनका नाम था सुजाउद्दौला, उनका क्या नाम था, सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला जी ये कहाँ के भाई, नवाब ऑफ अवध, लिखते जाइएगा, अगर पॉइंट मेन आप चीज़ें उसको नोट्स में डालते जाइएगा। बाकी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हम दिखा रहे हैं। नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, सॉरी अवध भाई, बंगाल कहाँ हमने लिख दिया ना, अवध लिखो आप यहाँ पे, अवध,
तो बंगाल ऑफ अवध। और इसमें कौन था भाई, इसमें भारत के मुगल एम्परर थे, जो मुगल एम्परर ऑफ इंडिया थे, यानी कि शाह आलम उस समय थे, तो शाह आलम जी थे। और ये कौन से नंबर वाले, सेकंड नंबर वाले, ठीक है ना, ध्यान रखे रहना। और ये क्या थे भाई, मुगल एम्परर थे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें मुगल एम्परर। और इसके बाद देखो बच्चे, इसके बाद देखो, ये तो एक साइड में हो गए, एक साइड में। और उधर साइड में जानते हो कौन था बक्सर के युद्ध में, उधर था हेक्टर मुनरो, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। और हेक्टर जो मुनरो था, ये बच्चा हेक्टर मुनरो की अगर हम बात करें तो ये जीत गया, यानी अंग्रेज जीत गए। 3 लोग मिलकर लड़े थे, अब तीनों लोग हार गए। समझिए, पोल खुल गई भारतीयों की कि यार तो एकदम 3 लोग मिलकर के, जो मुगल बादशाह से लोग खौफ खाते थे वो हार गए, समझ रहे, बक्सर के युद्ध में। तो बच्चा आखिर कहानी क्या हुई तुमको बताते हैं। देखो, मीर जाफर जब गद्दी बैठ गया ना, तो मीर जाफर जो था, मीर जाफर बैठा है गद्दी पर, ये बैठा है 1757 से लेकर के 1760 में। तो अंग्रेज़ों ने इसको समझ, जितना इसका खून था अंग्रेज़ों ने सब पी लिया। जब ये इसका सारा खून अंग्रेज़ों ने पी लिया ना, तो इसके बाद इसके पास तो खून बचा नहीं था। तो भाई जब खून पीने के लिए नहीं था, तो अंग्रेज़ों को समझ में आया कि यार इसको अब हटाओ, ये ठीक आदमी नहीं है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको जब हटाने की बात करने लगे अंग्रेज लोग, तो इसको अच्छा हटा दिए। तो एक मुल्ला, मतलब कहने का मतलब एक मुल्ला तलाशने लगे अपना। तो जब मुल्ला तलाशने लगे बंगाल में कि किसको बनाए वो लोग, तो मीर जाफर का जो दामाद था उसको बनाने लगे, यानी सन इन लॉ इसका। तो इसका जो सन इन लॉ था वो था मीर कासिम, इसका दामाद कौन था, मीर कासिम। तो यह मिल गया मीर कासिम। तो जब मीर कासिम मिल गया तो इसको उन्होंने नवाब बना दिया बंगाल का। सोचो, अंग्रेज अपने मन से बना बिगाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। सोचो, अब राजा किसी को अपने मन से वहाँ बना रहे हैं, क्योंकि अब उनकी चलने लगी ना वहाँ पे। तो भाई वो जो कहेंगे, और ये लोग इतना धन लुटाने लगे राजा बनने के बाद कि पूछो मत, पूरा खाली कर दे रहे खजाना। अंग्रेज खूब लूट के ले जा रहे हैं अपने देश। तो ये जो मीर कासिम बैठा तो थोड़ा होशियार था, इसने अपनी राजधानी, तो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे, मुर्शिदाबाद। इसने अपनी राजधानी ही चेंज कर दिया और राजधानी चेंज करके मुंगेर बनाया। तो आज एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है, कहता है कि ये बताओ कि मुंगेर किस बंगाल के नवाब ने राजधानी बनाई थी। तो आपको तुरंत उत्तर किसको लगाना पड़ेगा, मुंगेर की जब बात आएगी तो मीर कासिम को लगाना पड़ेगा। किसको, मीर कासिम। तो मीर कासिम ने यहाँ से राजधानी यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है ना। सब ये बंगाल उधर साइड में था। फिर इसके बाद बच्चा रिटर्न भी अच्छा होगा, एसएसबी भी अच्छा होगा, और पूरी तरह से ईमानदारी से अपने लग जाओ, ईमानदारी से, कहीं कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, और बिल्कुल तन मन से। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो, मीर कासिम जो है गद्दी बैठता, तो अंग्रेजों ने कहा यार वो तो पुराने वाला सही था, फिर से इसको हटा के दिया मीर कासिम को, और फिर से मीर जाफर बैठा दिया। तो मीर कासिम नाराज हो गया। तो जब मीर कासिम नाराज होता है ना बच्चा, तो जाता है इन लोगों से मिलता है, समझ रहे, मिलता है, और मिलने के बाद फिर तीनों लोग प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग बनाते तो हो जाता है बक्सर का युद्ध। तब हेक्टर मुनरो ने सोचो इनको हरा दिया। तो बक्सर का युद्ध में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हेक्टर मुनरो था, वहाँ क्लाइव था, ठीक ना, बिल्कुल ये ध्यान रखे रहना है हमें। तो इस तरह से ये जब कहानी हो जाती है तो इसका मतलब भारत में समझ लो अंग्रेज एकदम कन्फर्म हो गया कि भारत में राज कौन कर रहा है, करेगा, अब ये कर रहा है, करेगा, जो भी भाई अंग्रेज करेगा, समझ रहे, अंग्रेज करेगा। और फिर इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद नाम से एक संधि किया था, और फिर उनको रेवेन्यू जो होता है, मतलब टैक्स वसूलने का जो राइट होता है ना, तो ये पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद टीटी कब हुई थी। तो इलाहाबाद टीटी बच्चा 1765 में हुई थी, अलग अलग लोगों से। एक बार अवध के नवाब से होती है, और एक बार जो है इनसे शाह आलम जी से होती, जो मुगल एम्परर थे। अलग अलग ऐसे संधियाँ होती है। बाकी मीर कासिम तो ऑलरेडी कंगाल था, उससे क्या संधि होगा ना। तो इन दोनों से संधि होती है, और संधि का नाम इलाहाबाद संधि पड़ता है, और ये बात है 1765 में, और यहीं से रेवेन्यू का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे बच्चा प्रैक्टिस क्वेश्चनों की तरफ। तो प्रैक्टिस आज भी ये टॉपिक चला है, कल भी चलेगा, तो कल भी हम लोग मिलने वाले भाई। तो चलिए आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेशन में, और फटाफट आंसर अब आना चाहिए आप लोगों का, और मेरी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन भी होगा, और क्वेश्चनों का हम आपको आंसर भी बताएंगे ना। तो दोनों काम हम करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और आपको इसका आंसर भी बताएंगे ना। चलिए तो लग जाइए मेरे सिर से न्यू, आप फटाफट लग जाओ भाई जल्दी से, ठीक ना। तो बिल्कुल आज भी हम लोगों को बाजी मानना है भाई,
देखो क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी अकर्ड इन द रूलिंग पीरियड ऑफ विच। तो देखो बच्चा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने आंसर तो बताया होगा, ठीक आप लोगों ने आंसर बताया है कि नहीं बताया। हार्ड नहीं होता है भाई, हार्ड होता तो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, अपना कहीं पे कमी है भाई, बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है, हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं होता बच्चा। देखो पेपर, देखो उन जो तैयारी कर रहा है ना जो बच्चा, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, पहले बात बता दें। और अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो ना, रेगुलर, जैसे मैंने अभी जितनी अपील किया है ना, कितने लोगों के जहन में आया होगा। सच्चाई है ना बच्चा, बहुत कम लोग उस बात को बना के रख पाते हैं, सच्चाई है। और जो बना के रख लेता है ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे जहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं आप लगातार जुड़िए, और भले ही हमारे 1000, 2000, 3000, 4000 पैसे अगर खर्चे भी हो रहे हैं तो बिल्कुल हम एडमिशन भी अगर लेने में लग रहा है तो बिल्कुल लगाएंगे, और हम टीचर की ट्यून को बहुत अच्छे से समझेंगे। दरअसल टीचर की ट्यून भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझ करके और लगातार आप किसी भी पार्ट में आप देखते ना, अगर विराट कोहली किसी जिनका जो उनका वीक पॉइंट है तो गेंदबाज अगला कहाँ फेंकता है गेंद, उसी वीक पॉइंट पर ही उनको खिलाने की कोशिश करता है किंग कोहली को, ताकि किंग कोहली आउट हो जाएं, पवेलियन वापस जाएं। तो ये भाई कोई अगर आपका पॉइंट कमज़ोर होगा आपका, तो आपका भी वही आउट बन जाएगा, समझ लीजिए वही आपके कॉस्ट बनेगा, वही ड्यू टू रीजन बन जाएगा बच्चा, जो आपका वो कारण बन जाएगा, समझ रहे हैं, आपके लाइफ में। और उस बात को आप फिर समझिए कि फिर जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाते हम लोग। तो ये बच्चा ये बात आप ना अभी समझ जाएं, बहुत ज़रूरी है। आप MKC से भी जुड़िए और लगातार आप यूट्यूब ऐप और यूट्यूब दोनों पे आप लगातार जुड़े रहें, और लगातार नोट्स भी बनाएं और लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करें आप। इसलिए देखो हमने आज कहा था भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब किसके टाइम में। अभी मैंने बताया था ना कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके टाइम में, सिराजुद्दौला के टाइम में ना। तो ये अगर घटना पूछी जाती है बच्चा, वैसे आपसे सन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1757 उधर की बात है, सन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लेना, बट ये आपसे ये पूछेगा। हाँ, इसकी इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई ना, तो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय विच, तो ये बच्चा इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई थी, हालवेल के द्वारा। देखो मैंने अभी आपको बताया था किसके द्वारा, हालवेल, जिसमें एक बच गया था ना वही बताता है। तो ये बात तो बताता है ना, तो हम लोग बहुत विश्वास नहीं करते हैं, उसके बाद झूठ हम मानते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन भाई ये बताया तो मानना ही पड़ेगा, चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। आगे देखो फिर दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता रहा है, यहाँ तो सब लोगों ने डी एकदम छाप दिया भाई, तहलका मचा के रखे हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पर कौन नहीं तहलका मचाएगा, देखने वाली बात है। चलो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा आलोक बगल कर रहे हैं। हाँ ये तो सही है बच्चा, पढ़ा तो अच्छा, लेकिन तुम लोग अच्छा पढ़ते हो ये मुझे भी कहने का मौका दो, हाँ कि तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, समझ रहे हैं ना, ये मैं भी कह पाऊँ, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। और ये मैं तभी कहूँगा जब आप जो है आप मेहनत करेंगे बच्चा। और मेहनत ना, मैं समझ लीजिए मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि आग इधर लगी है और उधर आग नहीं लगी है, मुझे नहीं लग रहा है उधर लगी है। जिनके सीने में आग लगी है बच्चा इस समय, उस समझ ले कि उसको चैन नहीं आना चाहिए। मैंने अभी कल कहा था कि बिल्कुल आप इतना क्लोज हो जाइए, इतना जुड़ जाइए कि जो आपके भी क्वेरी हो उसको भी आप पूछिए, उसको भी सॉल्व कराइए, सर से भी पूछिए, खास सर ये वाला भी बताइए, ठीक ना, हमें और जानना की ज़रूरत है, सर हमें और ले चलिए आप, ठीक, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको कराइए आप, ठीक। या हम किसी ऐप से भी हम जुड़ जाते हैं सर, तमाम ऐसी चीज़ें बच्चा। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर कहाँ से हो रहा है, किसकी तरफ से। तो देखिए यार लतीफ़, घसीटी बेगम, ये सब ऐसा नाम सुन रहे हैं कि आपका समझ रहे हैं ना, आपका खुद ही चैन खो जा रहा होगा कि घसीटी बेगम उगम कहाँ से आ गई ना, ऐसे समझ रहे होंगे ना। तो बच्चा ये सब जानते हो, जो अभी सिराजुद्दौला था ना, तो सिराजुद्दौला के टाइम में इसका ऑप्शन तो वही सही हो जाएगा ना, सिराजुद्दौला। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन कौन बता रहा है भाई, नंद कुमार कहाँ से आ गया, नहीं बच्चा,
ये नंद कुमार नहीं होगा, बिल्कुल गलत बता रहे हो उत्तर। तो नंद कुमार के तो एकदम आउट कर दीजिए। ठीक, ये नंद कुमार जानते हो, ये नंद कुमार का एक केस आया था जब हमारे देश में आया था ये जो वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में नंद कुमार का एक केस आया था तो बहुत फेमस हुआ था। ये नंद कुमार वो है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे हटा दीजिए। अली वर्दी खां तो वही व्यक्ति है जिसने कंपेयर किया है मधुमक्खी से, और सच में मधुमक्खी लायक अगर हम लोग होते ना तो हम लोग जानते हो किससे कंपेयर करते, हम लोग कंपेयर कर देते इनको किससे भाई, किससे करते, तुम लोग एक बात कर दो फिर इसके बाद मैं करता हूँ। साले तुम लोग कंपेयर कर दो कि इसका अंग्रेज़ों को हम तुलना हम किस चीज़ से करते, कि इतनी चालाकी इनके अंदर भरी थी। तो भाई सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आप लोग सही कर लीजिए ना। बहुत लोगों ने आंसर सी बताया भी है ना, सी आंसर कई लोगों ने दिया है, बट आपको ना बहुत ध्यान से इसको प्रश्न को देखना है। अगर इनमें से कौन पूछा, देखो ऐसा ऐसा नाम है ना इसलिए पूछ लेता है एग्जामिनर, ऐसा ऐसा नाम है ना कि घसीटी बेगम ये सब चीज़ें, तो सिराजुद्दौला के टाइम में। और सुजाउद्दौला कौन थे, सुजाउद्दौला वही थे बच्चा जो अवध के नवाब थे, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला जी जो हैं, याद करिए इन्होंने किस जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाते हैं भाई। ये देखिए बक्सर कहाँ है, बक्सर का युद्ध तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764 में। कैसे याद होगा भाई, देखो बक्सर 64 क्या है भाई, 64, बक्सर वाला 64 है और प्लासी वाला कौन है, 57। तो वहाँ तो प्लासी चल रहा है ना, क्या चल रहा है, प्लासी, और समझ रहे हैं प्लासी, तो प्लासी में तो हो जाएगा बच्चा 57। कैसे भाई 57 हो जाएगा। एक्चुअली में तुम लोगों को एक एक वर्ड से याद रखना पड़ेगा। कैसे याद करोगे भाई, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए बक्सर लिखा है ना, बक्सर लिखा है, ये देखिए बक्सर लिखा है, तो यहाँ पे आर, इधर देखो बी लिखा है, BUXAR, इनके लेटर देखिए ध्यान से। तो इनके लेटर को ना बच्चा तुम समझ लो ना, टोटल क्या कर रहे हो, 8 कर रहे हो तुम, टोटल ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 8 कर रहे हो। जैसे हम लोग रीजनिंग लगाते हैं नहीं करते हैं, इसको 2 से जोड़ते हैं ऐसे, U21 उसको हम ऐसे पूरा ऐड नहीं कर लेते हैं, तो ऐसे तुम ना 8 कर लो, समझ लो। और फिर छोटा वाला, यानी देखो बक्सर छोटा नाम है, बक्सर क्या है, छोटा नाम है, तो बक्सर वाला छोटा समझ लो 64 हो गया, क्या हो गया 64। बट एक जो प्लासी नाम है, देखो अंग्रेजी की स्पेलिंग देखो कितनी ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो इसको याद कर लेना कि ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 अगर अंग्रेजी की लेटर तुम्हें पता चल जाए तो 7, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या 57। तुमको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, जब तुमको एक याद हो जाएगा ना तो एक ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा। बताओ कोई याद करने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, तो इस तरह से उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो भाई, तो बक्सर कहाँ पे है, सही उत्तर आप लोगों ने दे दिया। हाँ क्या बात है, तुम लोग वास्तव में शेरनी हो, ये बात को तो मैं समझ रहा हूँ। तो बक्सर बिहार में भाई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए विल बी करेक्ट आंसर। बट ये अगर प्लासी पूछता ना बता, तो प्लासी कहाँ हो जाता, प्लासी बंगाल में हो जाता, ठीक ना, तो प्लासी बंगाल में हो जाता, बक्सर बिहार में हो जाता। वैसे भी बक्सर बहुत फेमस है, समझे, बिहार में। आप लोग एक अगर आपका बिहार में हो गया तो ऑलरेडी प्लासी आप बंगाल में लेके चले जाना, ठीक। चले अगला देखो, तो प्लासी के युद्ध के बाद देखो, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। तो अभी अभी मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद, अरे वही मिर्जाफर जो राजा बनोगे क्या, तो राजा नवाब बनोगे क्या, खुश हो गया, तो खुश हो गया वही भाई क्लाइव का जयकाल, तो क्लाइव का जयकाल यानी कि मीरजाफर, तो मीरजाफर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए भाई, आंसर आप लोगों से पहले मैं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रख रहा हूँ ना, इसलिए बच्चा थोड़ा जल्दी क्वेश्चन भी आपके करवा देते ना। बट फिलहाल आप लोग आंसर जरूर जल्दी देंगे। सर मैं बक्सर ज़िला का हूँ, देखो दीपक यादव बता रहे हैं कि मैं बक्सर ज़िले का। भाई चलो स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है कि बक्सर के आप मिल गए, ठीक है ना। हाँ रोज़ मिलना, बस इतना ध्यान रखना, और रोज़ नोट्स भी बनाना और अच्छे से मिलना, समझ रहे हैं, अच्छे से मेरे साथ रोज़ आ पाइएगा। क्लास रोज़ लेते हो, हाँ देखिए सब पूछ रहे हैं आपस में क्लास रोज़ लेते हो, हाँ बिल्कुल, और क्या, इसमें कई बच्चे डेली क्लास में हैं और प्रॉपर वे में लगे हुए हैं, बिल्कुल नोट्स के साथ, मुझे पूरा विश्वास है को लगे हैं। चले अगला देखिए, व्हेन द वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, ये तो अभी हमने सिखाया 1 2 3 4 5 6 7 इंग्लिश के लेटर ध्यान देखिए 7, तो इसमें हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगला देखो, अगला यहाँ पे बच्चा, बक्सर के युद्ध के बाद व्हाट बेनिफिट हैड द ब्रिटिश जो है डिराइव्ड फ्रॉम द बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो, बक्सर के युद्ध बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? तो वही इलाहाबाद की इन लोगों ने संधि किया था, और इलाहाबाद की संधि करने के बाद अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई थी। ये दीवानी का मतलब होता है ना बच्चा रेन्यू, यानी कि इनको जो है ना रेन्यू मिल गया था। रेन्यू का मतलब होता है ना राजस्व। कोई भी सरकार बिना टैक्स के नहीं चल सकती है, और बिना टैक्स के चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे इनको टैक्स का अधिकार समझ लो मिल गया बंगाल वाले क्षेत्र में, ऐसा आप समझ लें। ठीक, तो उसी को हम लोग ये बोलते हैं रेन्यू, दीवानी, राजस्व। ठीक, तो और यहीं से 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है ना, तो ये शुरू हो जाता है, और इसी समय डायटची रोल भी स्टार्ट हो जाता है बच्चा। डायटची भी मतलब ये कि द्वैत शासन भी अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया ना, दोहरा शासन एक तरीके से हम लोग कहते हैं इसी को, कि टैक्स कोई और वसूले और राजा कोई और बन के बैठा रहे। देखो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चा, बंगाल में जो द्वैत शासन लागू हुआ है, तो डुअल गवर्नमेंट डायटची, अभी अभी इसकी देखो मैंने बात भी किया था। तो इलाहाबाद की जब संधि होती है ना तभी, और इसको अबोलिस्ट किसने किया जानते हो? लागू तो ईस्ट में हुआ, बट अबोलिस्ट जब हुआ था, तो अबोलिस्ट का मतलब बच्चा समाप्त जब हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने किया था भाई? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग वही व्यक्ति है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। समझ रहे? वारेन हेस्टिंग वही व्यक्ति है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, याद रखे रहना। तो इसने इसको 1772 में समाप्त कर दिया, और 1765 में लागू कौन किया था? क्लाइव ने किया था। ठीक ना, क्लाइव में। वैसे एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तभी ये वाला पूछेगा, नहीं आसान क्वेश्चन बनाएगा तो बस ऐसे ही पूछेगा आपसे। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये इलाहाबाद की संधि, और इसको तो कई बार हमने बता दिया, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन, तो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, चले तो बिल्कुल आंसर आ रहा है ना भाई, इधर 6 का बी आ रहा है। तो बहुत तुम लोग अभी लेट भी चल रहे हो, जल्दी जल्दी थोड़ा आना, और आंसर को लगातार आप बताते रहें, क्योंकि बच्चा और जो लोग क्लास में लेट आते हैं वो अपने आप को एक आदत स्वामी विवेकानंद जी के बैठा लो भाई, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा मंजिल ना मिल जाए। समझ रहे? उनके स्टेटमेंट अपने दिमाग और दिल में सब जगह बैठा लीजिए, और बैठा करके डेली आप टाइम से आ जाइए। और लाइव क्लास में ये नहीं कि हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चा, आपको लाइव क्लास में रहना है। ठीक ना, इस सब बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो बातें आज हमने किया है। नेक्स्ट देखें बंगाल के, और ये तो बिल्कुल आपको अगर देखा जाए ना, तो बंगाल का जो है कंपेयर किया था यूरोपियंस को विथ बीज से, मधुमक्खियों से जो कंपेयर कर दिया। समझे? तो बीज से जो कंपेयर कर दिया अलीवर्दी खां, ये साहब हैं अलीवर्दी खां। तो चलो भाई अलीवर्दी खां ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, उसका भी प्रैक्टिस करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रूव टू बी अ मिल्क काउ फॉर द ब्रिटिश। अंग्रेजों के लिए जानते हो दुधारू गाय की तरह काम करता था एक राज्य, और ये जानते हो तुम लोग जान करके चौंक जाओगे, ये हजरत महल वाला क्षेत्र था। जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना तब भी हम आपको बताएंगे बात। तो यहाँ पे अवध विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये राज्य कुछ ऐसा था, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ वाला नवाबों का शहर, याद आ रहा है ना, नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर भाई भूलना नहीं चाहिए तुम लोगों का, वही समझ लो अवध, वही समझ लो अवध था आपका, अवध का क्षेत्र ये। ठीक, चले अवध की राजधानी हुआ करती थी ना लखनऊ उस टाइम में। देखो एक क्वेश्चन मैंने बच्चा यहाँ पे ऐसा रखा है जानबूझ करके, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हैदराबाद का फाउंडर जो था, मतलब उसमें संस्थापक जो था, वो था यहाँ पे निजामुल मुल्क आसफ जां, उसको कहते थे निजाम उल मुल्क आसफ जां। तो पहले वाले का ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 नंबर का, यानी पहला जो मैच हो जाएगा वो 2 से मैच होगा, निजाम मुल्क आसफ जां। और इसी को चिनकिलिच खां भी कहते हैं, जानते हो, ये हैदराबाद का फाउंडर है। इसको याद किए रहना, एकदम ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे प्रश्न को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली ऐसा ही आएगा, तो मैचिंग टाइप का मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि एक साथ कई कवर हो जाएंगे। अवध, अभी अवध की मैं बात कर ही रहा था, तो अवध में क्या है ना कि सआदत जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सआदत देखो अवध में कहाँ गया भाई, ये ऊपर, ये सआदत अली खां। ठीक, तो ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर इससे मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद बंगाल, देखो बंगाल को तो बिल्कुल समझ गए होगे, मुर्शिद कुली खां। ठीक, तो मुर्शिद कुली खां यानी कि 4 नंबर से इसको मैच करा दिए, बच गया तुम्हारा 3। तो 3 तो ऑलरेडी तुम्हारा कर्नाटका और इधर अवध, दोनों में तुमको बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट दिखता है। देखो ध्यान
चांस इसका सआदत अली दिखता है नाम, और इसका देखिए सआदत उल्ला खां दिखता है। तो यहाँ पर यही आपको थोड़ा सा डिफरेंट आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा सआदत उल्ला खां, ये नाम बड़ा हो जाता है, और यहाँ अवध में सआदत अली। ठीक, तो नाम मिलता जुलता है बच्चा, थोड़ा से अंतर रहता है, तो आप उस तरीके से उसको मैच कराएंगे। बिल्कुल डायरेक्टली याद करना। अब इसी ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो मुझे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, मुझे देखो दिख रहा है 212143, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये देखो, हु वाज द नवाब ऑफ अवध ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ अवध इनटू ब्रिटिश राज। समझ रहे, किसके समय में अवध को मर्ज कर लिया गया था, ये पूछा जा रहा है ना कि अवध को अंग्रेजों में। डायरेक्ट अगर ऐसा प्रश्न बच्चा पूछता है तो बिल्कुल आप वाजिद अली शाह जी को लगा देंगे, और वाजिद अली शाह की ही मैडम थी हजरत महल। ठीक, तो ये बातें अभी आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, तो भी हम एक बार इसको क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। जयपुर शहर, और इनका नाम आते ही कौन इनको नहीं जानना चाहेगा, जय सिंह व्यक्ति वही है भाई, जयपुर शहर की स्थापना से जुड़े हुए व्यक्ति। और याद करना, इनको तो जंतर मंतर के लिए कौन नहीं जानता, दिल्ली में धरना देने जाते हैं ना हम लोग, तो जंतर मंतर भी बनवाया इन्होंने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उस वाला भी मिल जाएगा। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए। और देखो रवि सर के बाद ये आ गया फिर। अब तो टीपू सुल्तान से अभी चीज़ें आपको और हम दिखाएंगे। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी बच्चा वो श्रीरंगपट्टनम थी। बिल्कुल पेटेंट क्वेश्चन है ये। टीपू सुल्तान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। क्या लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने अपनी राजधानी में लगवाया था। इन्होंने जैकोबियन क्लब बनवाया था। और क्या बनवाया था? जैकोबियन क्लब बनवाया था। जैकोबियन क्लब क्या होता है भाई? जैसे फ्रांस में बनते थे जैकोबियन क्लब वगैरह का जो नाम सुना होगा, तो वैसे ये क्लब बनवाए थे अपनी राजधानी में इन्होंने, यानी श्रीरंगपट्टनम में इसको भी किया, श्रीरंगपट्टनम में इसको भी काम किया। और एक कहाँ के राजा थे? मैसूर के राजा थे। कहाँ के थे भाई? मैसूर के, समझ रहे हैं? तो वहाँ मैसूर में ये शासन सत्ता संभाले हुए थे। ठीक, तो ये टीपू सुल्तान है भाई, जिनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद, हालांकि एक कहता था ना कि जीना है तो एक दिन शेर की तरह जियो, जैसे शेर जीता है, एक गीदड़ उदड़ की तरह नहीं कि रोज़ रोज़, समझे, शेर की तरह जीने की बात करता था भाई टीपू सुल्तान। तो हैदर अली इनके पिताजी थे, हैदर अली इनके पिता थे। अभी इनकी बात हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे आमेर के राजा और आमेर के राजा जी का सवाई, देखो यहाँ लिखा हुआ ना सवाई राजा जय सिंह, और यहाँ पे देखिए राजा सवाई जय सिंह, यानी सेकंड नंबर वाले की बात कर रहा है कि क्योंकि ऑब्जर्वेटरी जो होता है इसकी बात की जा रही, यानी कि जंतर मंतर की बात की जा रही है। तो जंतर मंतर इन्होंने 5 जगह बनवाया था। कहाँ बनवाया था बच्चा? ये जय सिंह सेकंड वाले ही हैं, समझ रहे? जो जय सिंह सेकंड है ना, उन्हीं की बात हो रही है। इन्होंने 5 जगह जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया था बच्चा, जयपुर में बनवाया था, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और ननबदीज। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी, सॉरी इनमें से ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन जो है ना ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया बच्चों। तो बिल्कुल एक बार फिर से आपसे विदा लेंगे और कल के लिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल टाइम पर रहिएगा और शेर शेरनी मेरे बिल्कुल हौसला रखिए आप, और बिल्कुल दिल से आप मजबूत होइए। समझ रहे हैं? क्लास करनी है, प्रॉपर वे में करनी है भाई, और हम किसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। तो चलिए कल मिलते हैं बच्चों 5:30। थैंक यू, जय हिंद।